बिल्कुल नहीं, नेगेटिव आपको। सर मैंने उसी से दी थी उसको फर्स्ट टाइम मेडिसिन, जी तो 10 ड्रॉप डाल के दी थी, तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ हो गया था। बिल्कुल, आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा तभी रिलीफ होगा। तो सर अभी तो मैंने उसको बोला 1 लीटर में डाल के ले लो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर किसी को मतलब अदरवाइज कोई कैंसर हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, या और वो ऑपरेट हो चुका और उसको मेटास्टेसिस हो गई हो सपोज लंग्स में या फिर अदरवाइज कहीं बॉडी पार्ट में, तो अपन सर उसमें ट्रीटमेंट मतलब ब्रेस्ट कैंसर का करेंगे या फिर वो उसका करेंगे? सर ब्रेस्ट कैंसर के लेवल पर अगर हो रहा है तो ऑलरेडी वेनवन 1000 हम क्यों दे रहे हैं? नहीं सर, जैसे वो तो ठीक है, उसको अपन कवर करने के लिए दे रहे हैं, रोकने के लिए। हाँ, लेकिन उसका जैसे ऑपरेट भी हो गया है, वही तो मैं मेटास्टेसिस हो गई। वही तो जवाब दे रहा हूँ यस सर, कि वेनवन 1000 क्यों दे रहे हो आप? सर वो तो उसको रोकने के लिए दे रहे थे कि मतलब वो फैले नहीं, मेटास्टेसिस नहीं हो। अरे भाई, दूसरे ऑर्गन में फैलना भी तो रुकेगा ना। हाँ सर वो तो है। फिर मल्टीपल ऑर्गन में जब आप बता रहे हो तो उस ऑर्गन के लेवल पर ट्रीटमेंट शुरू कर दो, बाकी तो वेनवन सब संभाल लेगा। वेनवन संभाल लेगा ना, A to C मतलब सब संभाल लेगा 200 में। हम्म तो हम मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि ये दो चीज बहुत अच्छे से वहां पर हमको रिजल्ट देते हैं, इसलिए इनका उपयोग मैं पहले कराता हूँ, बाकी का दूसरा सब मेडिसिन चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये सर कि अपन फिर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं दें, अदरवाइज मतलब दूसरा जिस जगह पे वो हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करें। पर मैंने कितनी बार तो बताया है कि जहां पर जो ऑर्गन में इफेक्शन आ रहा है सबसे पहले उसको रोकिए आप। अच्छा अच्छा, के ठीक सर। बाद में आपका दूसरा जो मतलब आपके सामने जहां आग लगी हुई है वहां कुआं खोद के पानी डालिए, उसके बाद में आप इधर उधर आप देखिए कि कोई बचा कि नहीं बचा, ठीक है? नेक्स्ट मैटर है, पहले उसको बढ़ना रोकिए, अगर बढ़ेगा नहीं तो वो तो दूसरे ऑर्गन में फैलेगा। वो चालू कर दिया, वेनवन तो मैंने 1000 चालू कर दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस चालू कर दिया। आप जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो, जिस ऑर्गन में आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा अडॉप्ट हो चुका है, तो सिंपल से ये उसी का ऑर्गन का ट्रीटमेंट करो आप। सबसे पहले उसको उसी ऑर्गन को बचाओ, नहीं तो वहां भी चल जाएगा। ठीक। अभी मेरे पास एक केस आया था, आज से 14 दिन पहले केस आया था, ब्रेस्ट कैंसर है, उन्होंने 3 बार FNSC करा ली। एक बार के FNSC की रिपोर्ट में डॉक्टरों का पेट नहीं भरा, पैसे कमाने के लिए 3 बार छेड़ दिया, तब वो जो है एक छोटी सी गठान, वो एक मतलब छोटे पपीते के रूप में बढ़ गई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए अपन ने? ठीक है ना? अब वो वहां से फेल कर कहाँ चला गया? ब्रेन में चला गया, और ब्रेन से फेल कर कहाँ चला गया? सैक्रम रीजन में चला गया, और सीक्रम रीजन से वो यूट्राइन रीजन में। अब आप मुझे बताओ, 4 जगह का कैंसर लेकर आया पेशेंट, आप कहाँ का ट्रीटमेंट करोगे आप? सही है सर, पहले तो सबसे पहले उसको जो फेल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। ब्रेस्ट का ही पहले करेंगे सर। हाँ, सबसे पहले हमको ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन हमको ये पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ब्रेन ट्यूमर में भी हम C2 का प्रयोग करते हैं, तो एक साथ 2 ट्यूमर तो हमारे कवर हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सैक्रल कैंसर है इस रीजन को हम नहीं कवर कर पाए। भाई ये कौन है, म्यूट कर लो अपना। तो ये लेवल को हम जब वहाँ मेंटेन करेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर 2 कैंसर एक साथ हमने कवर कर लिया। ठीक है ना? अच्छा सर नमस्कार। आज मैं फीडबैक जो डाला था सर, वो 3 दिन आई स्पेशलिस्ट देख रहा था, 3 दिन से वो पेशेंट को जी, और वही मैंने आई ड्रॉप बना के दिया और उसको 24 आवर्स में रिकवर हो गया वो। बिल्कुल होगा सर, बधाई आपको। थैंक यू सर। सर नमस्कार, मेरा एक मित्र है, तो वो क्या जेनेटिक है, उसके यहाँ कैंसर उसके पापा को भी था, उसके दादा को भी था जी, तो उसको वेन वन का 1000 चला दूं क्या सर? सर मंथली बिल्कुल दे दीजिए आप। C5 का 1000, वेन1 का 1000, कम से कम 6 महीने दीजिए आप। मंथली में एक बार है ना सर? हाँ, मंथली एक बार, 6 महीने दीजिएगा आप। जी जी ठीक है सर, उसको कैंसर ना हो इसके लिए आप दे देता हूँ उसको। बिल्कुल दीजिए, और सिंथेसिस सेकंड और WE चला दीजिए आप साथ में कंटिन्यू। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। 6 महीने देने के बाद फिर जरूरत नहीं पड़ता सर? मैक्सिमम चांसेस खत्म हो जाते हैं सर, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के म्यूटेशन जो होता है ना 90% रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? उसके साथ आप सिंथेसिस WE दीजिए सेकंड डायल्यूशन। वो कितना दिन दे सकते हैं सर? कंटिन्यू देना पड़ता वो तो कंटिन्यू दीजिए सर आप। मनीष सर, इसके बजाय सिंथेसिस और जी देने के बजाय हम संजीवनी भी दे सकते हैं ना सर?
दोनों दे सकते हैं, संजीवनी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हितेश सर। सर एक पेशेंट को एनल गुड वॉच बन रहा है सर। जेठानी सर। जी जी और उनके ग्रैंडफादर और उनके मामा जी को भी एनल कैंसर से मर चुके हैं सर। सो क्या वो टेस्ट वगैरह जाना पड़ता है सर? वो लेडी है 50 इयर्स बिल्कुल का। बिल्कुल, रेक्टोस्कोपी करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एनोस्कोपी या रेक्टोस्कोपी करा लीजिए, बहुत इजी रहेगा। उनको ओके डिटेक्ट करके यही प्रोटोकॉल आप चला दीजिएगा, दोबारा होगा नहीं उनको। ठीक है। ओके ओके सर। जी सर जी सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। एक मेरी रिलेटिव है और उनकी डॉटर को एपिलेप्सी है। बहुत बचपन से उनको ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे टैबलेट्स एलोपैथिक लेती है। तो उनको यहाँ से ईएच से मेडिसिन लेना है। तो उनको ना लेफ्ट ऑसिपिटल रीजन में उनको स्पाइक्स होता है, मतलब वो गिर जाती है। मतलब उसको झटके आते हैं और एक मिनट के अंदर फिर उसको होश आ जाता है। तो उसके लिए मैंने जो आपने एपिलेप्सी में सिखाया था ना, जी उसमें S6-Ver1-WE और A3F1-WE किडनी को स्टिमुलेट भी कर रहा है और ब्लड सर्कुलेशन। और सर उसका ऑक्सीजन भी कम है, मतलब उसको ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। इसके लिए डॉक्टर्स ने बोला कि इसको प्रॉब्लम है ब्रेन में, तो इसलिए वो गिर जाती है। तो उसके लिए सर आप मुझे बताइए ना, हेल्प कीजिए ना। सिंपल सा बताया था। ब्रेन में आप कहाँ थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था। जनरल टॉनिक C1 हाँ P1 कर दीजिए, सीधा चला जाएगा ब्रेन में, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ओके। नेचुरल टॉनिक D6 में सर। हाँ D6। ठीक है। सर C1 Ver1 P1 देंगे सर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर, बिल्कुल वन सही। वर्वन। और इसमें जो हाई पोटेंसी में अपन ने बात करी थी, याद है सर? जी विनोद सर, जी जी सर। हमने बात किया था C3H3 का। S3 का जी। रोल, यहाँ पर S3 का रोल बहुत मेजर हो जाएगा। जो 200 डायलेशन मैंने बताया था ना सर। बिल्कुल स्ट्रक्चर के लेवल पर। बिल्कुल, आप देखो इनको 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट मिलेगा जो नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज है, फोरहेड पर अप्लाई कराना मत भूलिए। A2 F2 C5W कूलनेस और कामनेस देना बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट सर्किट बार बार होता रहेगा ना तो डैमेज हो जाएगा, डीपी उड़ जाएगी पूरी। हाँ तो वहां हाँ पर सर। आप ध्यान रखिए। ठीक है। ओके सर। C3 S3 A3 L1 F1 YWE 200 YWE दोनों डाल दें? एक कोई भी चलाइए आप। कोई भी है, Y डालते हैं क्योंकि उसको ना वो रिलैक्स कर देगा। हाँ बिल्कुल। हाँ सर thank you। यहाँ ब्रेन के लेवल पे ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है सर। तो P1 दीजिए ना सर। P1 बहुत बढ़िया। और सबसे बेस्ट चीज है, हम लोग जब वहां पर नेगेटिव का यूज करेंगे तो वो नर्वाइन प्रोटोकॉल है। विनोद सर, मैंने एक चीज क्लियर बताई थी ब्रेन के लेवल पर, कि ब्रेन का स्वयं का ब्लड सर्कुलेशन अपने स्वयं के कंट्रोल में होता है, दूसरा कहीं नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल राइट सर। तो ऐसी कंडीशन में जब C1 Ver1 आप दे रहे हो ना, जो सब अरेंज करेगा, हमको कुछ नहीं करना है। एक बार इसका रिजल्ट तो देखो, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, जो हम लोगों को सिखाया है सुमेश सर ने, C13 RE वाला। ठीक है ना? जी ओके, स्मेल करवाएं। हाँ, यहाँ पर आप केवल RE का स्मेल करा के देखिए या C13 RE का करा के देखिए। मुझे लगता है बहुत तेजी के साथ जनरेट होगा। और नहीं तो हम तो सीधी सी बात करते हैं, जो नेबुलाइज यूज करते हैं ना विनोद सर, जी C5 सर। सबसे बढ़िया चीज है। हम लोग आते हैं C5 F1 P1। ठीक है। ये इसके साथ है C5 F1 P1 RE, चार को मिला लीजिए इक्वल क्वांटिटी, जिसमें आपको P1 को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, C5 F1 को थोड़ा कम, और जो RE है इसको थोड़ा सा कम, नर्वाइन भेजना है, कम रखना पड़ेगा। और जब आप RS बना के स्मेल कराओगे ना, देखो रिजल्ट आप। लेकिन याद रखना RE कम रखना, क्योंकि एकदम से अगर RE वहां बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेशन पैदा करेगी ना, तो वहां पर नर्वाइन इरेगुलरिटीज डेवलप हो जाएगी। आज हम समझेंगे थैलेमस रीजन में, मैं बताऊंगा आपको थैलेमस रीजन का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे आंखों के कॉर्टिकल ट्रैक्ट से इसका जो पूरा ऑप्टिक चाइस्मा जो होता है, ऑप्टिक नर्व जो होती है, ओक्यूलोमोटर नर्व या ऑप्टिक नर्व का लेवल कैसे बनाता है थैलेमस रीजन पर, आज वो हम समझेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है इस डायग्राम के लेवल पर। हम धीरे धीरे समझेंगे, 2 दिन में समझेंगे, लेकिन इतना सॉलिड समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। ये फंक्शनल बनाया है, इसी को मैं अभी आपको बना के बताऊंगा लाइव।
एनाटॉमिकल। और जब हम इस फंक्शनल और एनाटॉमिकल को मैच करेंगे ना, यही चीजें हम लोगों को समझ में आएगी कौन सी चीज कहाँ पर है और उसका रिलेशन कैसे मेरी होगा। तबीयत ठीक है, मैं किसी का किसी रिलेशन में किसी की तबीयत खराब हो। ठीक है दोस्तों। सर Okay, sir, thank you. ब्रेन में अगर एपिलेप्टिक पेशेंट में गैस बहुत बन जाता है और हेड के थ्रू ऊपर चला जाता है, तो वो भी कवर हो जाएगा सर। बिल्कुल 100%। आप A2F2C5W को जब आप कंप्रेस करोगे ना, नमस्ते मलिका मैम, तो वहां पर आप देखोगे ना कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम चालू हो जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमको केवल उसको स्टिमुलेट करना है, यही हम नोज के माध्यम से भी कर रहे हैं। सर नेचुरल टॉनिक भी तो दे रहे हैं ना यहाँ पर? बिल्कुल दे रहे ना सर, नेचुरल टॉनिक तो बहुत बड़ा रामबाण है। आप आरी को उसमें डाल के दे दो, आप देखो कितना बढ़िया। सर एक पेशेंट है, उसके हस्बैंड को HIV था, तो जो लेडी है उसकी वाइफ है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो उसकी वाइफ को बार बार फीवर आता है, टाइफाइड पॉजिटिव निकल रहा है। हाँ। और वेट भी लॉस हो रहा है। बिल्कुल, तो क्या उसका HIV टेस्ट करवा दूं? बिल्कुल आप HIV टेस्ट कराओ, वो भी इलाइसा मेथड से कराओ सर। कौन से मेथड से सर? इलाइसा मेथड होता है सर, इलाइसा एक मशीन से होता है। इलाइसा? हाँ इलाइसा मेथड, और सबसे बढ़िया है CD4 सेल करा लो आप। CD4 सेल है ना? हाँ CD4 सेल करा लो आप, वहां पर सीधा पता लग जाएगा आपको कि क्वांटिटी क्या रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है। उसी के लेवल पर हमको पता लग जाएगा किसको HIV है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जनरल टॉनिक उठाइएगा D5 में और उसको वेन1, याद रखिएगा वेन1, केवल वेन1 डाल के उसको चालू कर दीजिए आप। जी 5 ड्रॉप है ना? वेन1 को 5 ड्रॉप। ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर बन जाएगा उसके लिए। नर्वाइन उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है जी सर। ये तो जनरल टॉनिक में जैसे हम लोग 147 से बना के रखे हुआ हूँ, तो वेनमन वगैरह जो डालते हैं वो D3 से डालते हैं, तो हम लोग उसको स्टॉक मारने की जरूरत तो नहीं है सर? कुछ नहीं करना है सर, हमको तो उस मेडिसिन को जहाँ जनरल टॉनिक को नेगेटिव भेजना है। ठीक है जी। और जो मेडिसिन डालना है उसको पॉजिटिव, यानी कि जहाँ भेजना है उस ऑर्गन की तरफ भेजना है। नहीं मैं पूछ रहा था सर कि जो हम लोग जनरल टॉनिक बना रहे हैं 147 से सर, और मैं भी तो 147 से ही बनाता हूँ, मैंने तो लाइव दिखाया आपको। नहीं वो नहीं सर, वेन1 जो हम डाल रहे हैं वो D3 से डाल रहे हैं, वो RS बेस्ड है। तो क्या हुआ सर? कोई दिक्कत नहीं, झटका मारने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, हल्का सा हिलाओ दे दो आप, बस मैं वही करता हूँ। जी नमस्ते वर्मा सर। चलो दोस्तों नमस्कार सर, शुरू करते हैं हम लोग। नमस्ते मैडम। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहली बात, काफी लोगों ने 4 से 5 दिन में मेरे से बस एक ही क्वेश्चन बार फैटी लीवर का बताओ, फैटी लीवर का बताओ। तो दोस्तों आज मैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रखना चाहता था, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन आप लोगों को कुछ जल्दी भी है तो मैं बता देता हूं दोस्तों फैटी लीवर के लेवल पर। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट चीज होती है फैटी लीवर के बारे में। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल पर हम लोग एक कंसिडरेशन समझ लेते हैं। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जब डाइजेशन की बात आती है तो आजकल बायोलॉजिकल क्लॉक सबके डिस्टर्बेंसेस है दोस्तों। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जहां पर उन लोगों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता हो, जितनी एनर्जी चाहिए प्रॉपर एनर्जी उतनी मिलती हो। काफी बार में ये देखा गया है कि वहां पर कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप होती है, जब वहां पर ऑयल्स का, रिफाइंड ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं केमिकल मिक्स्ड होता है, और वहां पर जो ऑयल होता है वो ओरिजिनल भी नहीं होता है, उसमें 20 to 30% ऑलरेडी मिक्सिंग होती है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के लेवल पर जब जाया जाता है तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ऑलरेडी बाइल जूस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। हम लोग इसको टिपिकली टेबल प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। सेकेंडरीली वहां पर दोस्तों आप लोग देखते हैं वहां पर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। थर्ड हमने देखा है दोस्तों वहां पर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। यानी जब तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तब तक उसकी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ऑलरेडी पूर्ति कर ली जाती है। ठीक है, एनर्जी का लेवल मेंटेन कर लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो वो उसकी भी जो एनर्जी होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि ये जो फैटी लीवर है ये इसी कारण से डेवलप होता है कि हम बहुत
ज्यादा क्वांटिटी में आजकल मिक्सिंग मटेरियल खा रहे हैं, ठीक है, प्योर चीज नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, हम लोगों का जो डेली रूटीन है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रहा है, और उसी कारण हम लोग देखते हैं दोस्तों हिपैटिक स्टीयोटोसिस नामक जो टर्म है, यानी फैटी लीवर, इसको बोलते हैं हिपैटिक स्टीयोटोसिस। एक टर्म होती है जिसे लीवर में फैट बिल्डअप के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। वो कंडीशन आजकल बहुत आम रूप से देखने को मिल गई है, और इसका मेन कारण है जब लीवर के फंक्शन को बार बार प्रभावित किया जाता है। आजकल देखते हैं हम लोग लीवर का फंक्शन प्रभावित हो रहा है, तो लीवर के फंक्शन के प्रभावित होने के साथ साथ दोस्तों टिपिकली गॉल ब्लैडर ऑलरेडी वहां प्रभावित हो चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बाइल जूस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी उनकी बिगड़ जाती है, और यही कोरिलेशन जो होता है लीवर का और गॉल ब्लैडर का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इस कारण से दोस्तों वहां पर जब गॉल ब्लैडर और लीवर का जो बाइल जूस की क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है दोस्तों, वो अगर प्रभावित हो जाएगी, तो हमको पता है कि जब वहां पर प्रभावित हो जाएगी तो क्या फैट का मेटाबॉलिज्म होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए तो हम लोग वहां पर प्रोटोकॉल को टिपिकली यूज करते हैं, जो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, S2 A1 F1 WAR1 YB। कितने लोगों ने प्रूफ किया दोस्तों? मुझे आप लोग फीडबैक नहीं बताते, मुझे इसलिए बुरा लगता है। मैं जो चीज बताता हूँ साइंटिफिकली सही है कि नहीं, मैं कभी किसी के सामने जाऊंगा तो मुझे प्रूवन करना है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ कि आप लोग प्रूफ करते हो। तो जैसे मलिका मैम ने प्रूफ किया है, बधाई मलिका मैम। राजू बाबू सर ने मुझे बताया था, वर्मा सर ने मुझे बताया था एक बार, डॉक्टर शैलेन चौहान ने बताया था, किरण शेट्टी सर ने बताया था, इन लोगों ने मुझे बताया है कि वाकई में इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन आप लोग कब बताएंगे दोस्तों? क्योंकि फैटी लीवर का केस तो ऐसा है नहीं। अभी मेरे पास 5 दिन में 12 लोगों ने डाला, पर्सनली डाला है सर। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग प्रूव करेंगे दोस्तों। तो फैटी लीवर हिपैटिक स्टीयोटोसिस एक टर्म के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों, जिसमें लीवर में फैट का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। जब हम जानते हैं कि लीवर प्रोसेसर का काम करता है दोस्तों, तो लीवर जब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, लीवर फैट का मेटाबॉलिज्म को जनरेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाइल जूस नहीं बना पा रहा। और बाइल जूस नहीं बनाएगा तो बाइल ही तो मेन है दोस्तों, जो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, लीवर को प्यूरिफाई करो, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करो दोस्तों। तो जैसे गौरव सर बता रहे हैं सुपर रिजल्ट है, बधाई सर, पर आपने कभी बताया नहीं। ठीक है, तो फैटी लीवर एक दोस्तों जो कंडीशन हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर, क्योंकि मैटी जी ने तो उस समय अपने लेवल पर दोस्तों, जब इतना कोई रिसर्च नहीं था, इतना कोई साइंटिफिक व्यू नहीं होता है, उस समय उन्होंने ये दे दिया था। तो अब हमारी बारी है कुछ देने की, और हम कर रहे हैं दोस्तों, हमारे बेस्ट कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हमारे ग्रुप में सारे लोग बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो उसी लेवल पर हम देखते हैं दोस्तों कि जब वहां पर फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, हमें बाइल की क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान देना है। तो आप देखो, हमने यहाँ लीवर की मेडिसिन ऑलरेडी यूज की, लेकिन फैटी लीवर के लेवल पर दोस्तों जब हम यहाँ पर बाइल जूस के प्रोडक्शन पे काम करते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे काम करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हाँ वाकई में यहाँ पर रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो जब लीवर का वहां पर प्रोसेसर का जो काम होता है दोस्तों, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके पहले जितना लीवर को जरूरत है अपनी एनर्जी के लिए, और एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन भी पूरी कैपेसिटी में जब तक लीवर वहां पर अपने लेवल पर अडॉप्ट नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं भेजता दोस्तों। पहले वो खुद अडॉप्ट करता है, उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हाँ चलो अब आप पूरी बॉडी में चले जाओ। ठीक है, ये मेन मैकेनिज्म होता है, ताकि बाद में अगर लीवर को खुद को काम करने की जरूरत पड़े, आदमी भूखा रहे, कैसी कंडीशन मेंटेन हो, जब इमरजेंसी केस होता है, इम्यूनिटी प्रोडक्शन तेज करना होता है, तब वहां पर इसी को एनर्जी के रूप में उपयोग करके दोस्तों वो कोशिश करता है। यही चीज फैट के रूप में भी होती है। फैट का उपयोग भी एक्स्ट्रा समय में वहां पर एनर्जी के रूप में किया जाता है दोस्तों, इसीलिए प्रोटीन डाइट का उपयोग किया जाता है। आप बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में, सुखबीर सर हैं, डॉक्टर सुखबीर सर पंजाब, उन्होंने प्रोटीनिसिस डाइट के लेवल पर अपने को मेंटेन किया दोस्तों, और आज वो फिगर को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम ठान लेके नहीं हमें फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, तो हम फैट को, प्रोटीन खाएं हमको मास के लेवल पर, मसल्स को जितना बढ़ाएंगे, जितना प्रोटीन का लेवल मसल्स में बढ़ेगा, उतना फैट का रिडक्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मसल्स में ही तो डिपॉजिट होगा, एडिपोस टिश्यू में ही तो डिपॉजिट होगा। तो ऐसी कंडीशन में उस टिश्यू के लेवल पर जब हीट मैकेनिज्म जनरेट कर दें, तो प्रोटीन अगर ज्यादा खाएंगे तो मसल्स के लेवल पर दोस्तों जो फैट डिपॉजिट हो रही है वो नहीं होगी।
वहां से बर्न आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मसल्स के लेवल पर प्रोटीन का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, तो फैट का डिपोजिशन वहां से रिड्यूस हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन हम लोग मानते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में लीवर में कुछ क्वांटिटी में फैट होता है दोस्तों, कुछ क्वांटिटी में फैट होता है जो वहां पर जितनी जरूरत होती है लीवर को उस लेवल पर मेंटेन करने के लिए होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में फैट होने पर दोस्तों ये एक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में वहां पर डेवलप करता है। यानी कहीं ना कहीं वहां पर लीवर का फंक्शन और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। यानी लीवर हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है दोस्तों वो होती है, और इसका फंक्शन होता है आपको जो मैंने बताया, जो भी हम खाते पीते हैं दोस्तों वो उसको प्रोसेस करता है, और इन सभी सब्सटेंसेस में से जो फायदेमंद चीजें होती है, जो हमारी बॉडी, हर व्यक्ति की बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी फायदेमंद चीजें होती है दोस्तों वो बॉडी में खाने के लिए रख लेता है, तथा किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को दोस्तों वो वहां पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक में मतलब अपने फायदे के चीज के रूप में बॉडी के अनुसार कन्वर्ट करके उसको अडॉप्ट करा देना, और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है उसके माध्यम से तोड़कर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन सब्सटेंसेस होते हैं पूरा लीवर का काम होता है। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो उसको टिपिकली चुन चुन कर बॉडी से छोटे छोटे तत्वों के रूप में तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देना। उसका सबसे बड़ा प्रोटोकॉल क्रिएटिनिन के लेवल पर मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो अगर यहाँ पर लीवर में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो गया मतलब ये जो प्रोसेस है वो आपने डिस्टर्ब कर दी दोस्तों, यानी ये प्रोसेस इंटरप्ट हो जाती है। और जब बॉडी में ये प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगी तो लीवर में बहुत ज्यादा फैट कलेक्ट होना लग जाएगा, जबकि आपको मालूम है कि बॉडी में कुछ क्वांटिटी में फैट होता है लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में जब आप जाकर देखते हो दोस्तों तो किसी भी प्रोसेस जब इस प्रकार के प्रोसेस में इंटरप्शन हो जाएगा, आप देखेंगे दोस्तों इन सभी सब्सटेंसेस में से लीवर में जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फैट डिपॉजिट हो गया दोस्तों तो फैटी लीवर, इस कंडीशन को हम कहने लग जाते हैं कि हाँ साहब लीवर में फैट डिपॉजिट हो गया, ये तो फैटी लीवर हो गया, ये सूजन हो गया। और आज की कंडीशन में दोस्तों आफ्टर 40 ईयर्स बहुत कॉमन रूप से सबको देखने को मिल रहा है। आई हैव ऑल्सो फैटी लीवर, ठीक है। मैंने अपने डाइट में बहुत चेंज किया, मैंने डीआईपी डाइट डॉक्टर विश्वराव चौधरी की जो शुरू की है दोस्तों, मुझे बहुत फर्क हुआ है, ठीक है। तो वहां पर मैं भी पूरा गाय जैसा हो गया हूं, ठीक है। तो ये फैट कलेक्ट जब होती है दोस्तों उस कंडीशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। और उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों जब हमारे लीवर का जो वेट होता है लगभग उस वेट का लगभग 10% जो होता है वहां पर फैट का हो जाता है, तब वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है दोस्तों। अब आप सोच लीजिए कि लीवर के वेट के लेवल पर जब आप जाते हो और वहां पर फैट देखते हो उसका 10% वहां पर फैट एडॉप्ट हो रहा है दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा वेट का लगभग 10% मात्रा जब फैट की हो जाती है तो डायरेक्टली लीवर के फंक्शन को डैमेज करने लगता है, और यही कंडीशन फैटी लीवर होती है दोस्तों। इसीलिए जितने लोग आजकल आप देखते हो, आप छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं आपको दोस्तों, महिलाओं को देख लो आप, ठीक है। महिलाएं डिलीवरी के पहले जब अनमैरिड रहती है दोस्तों, मैरिड होके जाती है तब लीन एंड थिन रहती है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी आफ्टर 5 to 10 ईयर्स आप देखिए मैक्सिमम 12 to 15 kg वेट वहां पर गेन हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? मैक्सिमम कारण तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लेकिन वहां पर जो फैट की डिपोजिशन होता है ना दोस्तों वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, और जब फैट का डिपोजिशन बढ़ता है तो डेफिनेटली दोस्तों महिलाओं में फैटी लीवर बहुत कॉमन रूप से इसी कारण से देखने को मिलता है। तो लीवर कॉमनली न्यू लीवर सेल को बनाकर पुनः रिपेयर करने का काम करता है दोस्तों, यानी स्वयं को जब ओल्ड वन डैमेज हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि लीवर का एक पार्ट अगर निकाल के कोई डैमेज हो गया आपने निकाल के फेंक दिया तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम पार्ट उसका लीवर का फिर से रिजनरेट हो जाता है, यानी स्वयं अपनी जितनी भी डैमेज सेल्स है उसको रीग्रोथ कर लेता है दोस्तों। जब यहाँ पर लीवर का रिपीटेड डैमेज होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, मान लो फैट जमा हो गया तो क्या वहां पर उसका ग्रोथ होगा? नहीं होगा दोस्तों। तब वहां पर रिपीटेड डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर दोस्तों परमानेंट स्कारिंग डेवलप हो जाएगी दोस्तों, परमानेंट, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जब परमानेंट स्कारिंग होती है दोस्तों इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस, ठीक है। इस कंडीशन को जब वहां पर बहुत ज्यादा स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, दिस इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर दोस्तों। तो फैटी लीवर एक रिवर्सिबल कंडीशन है जबकि लीवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। अगर रिवर्स हो भी गया तो वहां पर परमानेंट काम नहीं होगा, वहां पर 70 to 80% काम होगा, 10 to 20% काम वहां पर डैमेज हो जाएगा। तो फैटी लीवर एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है दोस्तों, जिसे हम केवल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आप लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन कर लो, चेंजेस कर लो दोस्तों, उसके साथ हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं उदाहरण हूं दोस्तों, 90 kg वेट से आज मैं 72 kg वेट पर आ गया हूं,
ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण हूं। हमारे जैसे जितने डॉक्टर हैं, हमारे अग्रवाल सर को भी मैंने कहा था कि आप केवल और केवल डाइट मेंटेन कर लीजिए और आप देखिए आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस चीज को बहुत ही ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों। तो आप जब देखोगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका फैटी लिवर ऑटोमेटिक चला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये आयु के साथ आता है। आफ्टर 40 ईयर बहुत कॉमन है दोस्तों, और जैसे जैसे ऑर्गन का काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होती है, वहां पर ये चांसेस बढ़ा देता है दोस्तों। यानी बहुत सारे केसेस में जब आप फैटी लिवर की बात करते हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप अचानक चले जाते, चलो ठीक है यार आज देख लेते हैं, सोनोग्राफी में भी करा लेता है यार, कुछ अजीब सा भारीपन लगता है। आप सोनोग्राफी कराते हो, पता चलता है दोस्तों कि आपको तो फैटी लिवर है, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी बहुत सारे केसेस में दोस्तों फैटी लिवर के कोई सिम्टम नहीं आते। ठीक है, जब तक आप वहां पर एडवांस में प्रोग्रेस नहीं करते हो दोस्तों, जब तक ये कंडीशन एडवांस में प्रोग्रेस नहीं हो जाती, तब तक कोई सिम्टम नहीं आते दोस्तों। यानी मेरे पास आज एक टिपिकल केस इसी प्रकार का आया दोस्तों, उसको पूरा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की प्रॉब्लम थी दोस्तों। यानी हर चीज में कुछ भी खाया गैस बनना, कुछ भी खाया गैस। पिछले 5 साल से ट्रीटमेंट करा रहा दोस्तों, 5 ईयर से। ठीक है, सारे बड़े बड़े डॉक्टर के लेवल को कर लिया, फैटी लिवर के लेवल पर, अभी प्रोस्टेट भी डेवलप हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोनों कंडीशन का ट्रीटमेंट उसका किसी भी डॉक्टर ने सही तरीके से नहीं किया। ठीक है, यूरिमैक्स कब तक लेगा दोस्तों? मेरे पास आया, मैंने उसको समझाया कि भाई गलती तुम्हारे से कहां हो रही है, यहां पर हो रही, और ट्रीटमेंट शुरू किया दोस्तों। अभी ज्यादा से ज्यादा 12-13 दिन हुए दोस्तों, आज फिर रिटर्न मेरे पास आया था, एक सीसी गिर गई उसकी। ठीक है, तो वहां पर आया था, बोलता है नहीं साहब, आपने जो वो पानी में 1 लीटर डिस्टिल वाटर में आपने जो डाल के दी ना, वो दवाई कौन सी है, बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को पता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो उस आदमी का ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, 200-250 के बीच में था। आप बिलीव नहीं करोगे, 12 दिन में वो कहता है कि साहब मैं टेस्ट करा लूं, मैंने डाटा कि नहीं, अब 3 महीने तक अभी कुछ नहीं कराना, आपका फैटी लीवर क्लियर होगा। बिल्कुल सही नंदलाल सर, आपने सही बताया। तो हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, तो हमारा तो रिजल्ट 100% आना चाहिए फैटी लीवर का दोस्तों। तो जब ये एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस होता है तभी पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता दोस्तों। तो जब तक यूजुअली परमानेंट डैमेज को कॉज नहीं करता है, तब तक फैटी लीवर के रूप में सामने नहीं आता। और जैसे फैटी लीवर होना लगता है, बाइल का काम कम हो जाता, जैसे बाइल का काम कम हो जाता, आप आगे जाकर देखते हो कि गाल स्टोन बन जाता है। कितने लोग ये चीज को रियलाइज करते हैं कि फैटी लिवर हुआ, डेफिनेटली फैटी लिवर के तुरंत बाद कोलिलिथेसिस हो जाता है दोस्तों। यानी गाल ब्लैडर के लेवल पर जो बाइल जूस है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, और कॉन्सेंट्रेट होकर वहां पर दोस्तों गाल ब्लैडर कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबसे ज्यादा गाल ब्लैडर में आपको देखने को मिलेगा, और वो इसी कारण से मिलेगा दोस्तों। इसीलिए फैटी लिवर एक कॉमन कंडीशन है दोस्तों, जो कि इंडिया के अराउंड 10-20% व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है, और आते समय में ये रिकॉर्ड हो जाएगा दोस्तों। मेरे गुरु ने कहा है, हमारे होम्योपैथ के बहुत बड़े गुरु हैं दोस्तों, कलकत्ता के डॉक्टर बनर्जी, जिनकी होम्योपैथ में बुक्स चलती है दोस्तों, उन्होंने कहा है, आज मैं बोल रहा हूं 10-20% व्यक्तियों को प्रभावित है, लेकिन 2025 में 40% इंडियन पॉपुलेशन टू बी अफेक्टेड बाय फैटी लिवर। आप तैयारी कर लो सारे डॉक्टर्स, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। वो आदमी 79 ईयर्स की एज है दोस्तों, वो कभी भी जब सेमिनार लेता है तो इस कदर शुरू होता है कि वो बंद होने का नाम नहीं लेता है। वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है दोस्तों। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए, बहुत दूरदर्शी प्राणी है दोस्तों। तो 10 से 20% व्यक्तियों को जब ये प्रभावित अभी के कंडीशन में कर चुकी है दोस्तों, तो आप वहां पर देखेंगे कि आते समय में कितना डेंजरस है। तैयार हो जाइए आप दोस्तों। बिना सिरोसिस या बिना इन्फ्लामेशन के फैटी लिवर होते हुए देखा जा रहा है आजकल दोस्तों। यानी और कम एज कर लीजिए, 35 ईयर में भी आजकल लोगों को होने लग गया। ठीक है, तो वहां पर कोई सिरोसिस नहीं हो रहा, कोई वाइन नहीं पीता, दारू नहीं पीता, फिर भी महिलाओं में ज्यादातर लोगों को फैटी लिवर होता हुआ देखा जा रहा है। तो बिना सिरोसिस, बिना इन्फ्लामेशन के भी वहां पर फैटी लिवर होता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। ज्यादातर फैटी लिवर के केसेस दोस्तों 40 to 60 ईयर के बीच में ही डिटेक्ट होता है। जब वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, और तब 40 से 60 ईयर के लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली वहां पर ये चीजें डिटेक्ट होती है। फैटी लिवर लीवर के हार्मफुल नहीं होता है, लीवर के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, लेकिन लीवर के फंक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है दोस्तों। यदि इसके अंडरलाइन कॉज को समझा नहीं जा सके दोस्तों, तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। हम लोग इसके अंडरलाइन कॉज को केवल एक चीज से समझते हैं, हमें फीट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है, बस। ठीक है, हम दूसरे किसी साइंस में हो तो मुझे बता दीजिए कि आप डायरेक्ट लीवर पे काम कराकर फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हो। ठीक है, हम तो कर रहे हैं,
कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लेवल पर कर रहे हैं हम, ठीक है। हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में D2 का दोस्तों, वहां पर हम जब पर्टिकुलर इस लेवल पर ट्रीट करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त हमको देखने को मिलता है। यानी D2 के 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर आप 5-5 ml सुबह शाम पिला दीजिए। आप फीडबैक देखिए दोस्तों, आपके सामने वहां नजर आएगा कि हाँ साहब मैं क्या यूज कर रहा हूं और मेरे को क्या रिजल्ट मिला। 100% प्रोटोकॉल का फीडबैक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको केवल इतना समझना है कि अंडरलाइन कॉज को ढूंढिए। जैसे अंडरलाइन कॉज को ढूंढेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत इजीली आप फैटी लिवर को ठीक कर सकते हो। जब कॉजेस के लेवल पर जाओगे तो फैटी लिवर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दोस्तों, वो अल्कोहलिज्म होता है, ठीक है। हेवी ड्रिंकिंग होना होता है। बहुत सारे केसेस में डॉक्टर ये नहीं मानते हैं दोस्तों कि फैटी लिवर किस कारण से होता है। भाई मैं तो वाइन नहीं पीता हूं दोस्तों, फिर मुझे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को बहुत इजीली समझ में आता है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर लेवल पर वो वाइन नहीं पीता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्कोहलिज्म से ही हो रहा, कई बहुत कारण हो रहे हैं। आजकल हम मिक्सिंग चीजें सब खा रहे हैं, बाहर की होटलिंग ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों डॉक्टर बहुत अच्छे से जानने लग गया है कि अल्कोहल ही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। ऐसे व्यक्तियों में जो अल्कोहल की ज्यादा मात्रा या तो लेते ही नहीं या जो अल्कोहल पीते ही नहीं है, उनमें भी होता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। तो फैटी लिवर जब डेवलप होता है तब ये बहुत ज्यादा फेट बॉडी क्रिएट करती है दोस्तों, यानी हमारी बॉडी के लेवल पर बहुत ज्यादा फेट का क्रिएशन होना शुरू होता है। अब फेट ऐसा तो है नहीं कि आप ऑयल खा रहे हो तो आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, फेट मेटाबॉलिज्म भी कर रही है, लेकिन प्रोसेस बहुत धीरे। जब तक वो प्रोसेस में आता है जब तक तो वो जम जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे ठंड में घी जमता है और गर्मी में देखो तो घी पिघल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी बॉडी में फेट बहुत ज्यादा क्रिएट करने लग जाता है। पर्याप्त मात्रा में फेट मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है दोस्तों। वो जब फेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो कहाँ जाएगा, क्या बह के निकल जाएगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। फेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ आपके बॉडी के लेवल पर दोस्तों, वो एडिपोज टिश्यू या जो भी टिश्यूज वहां पर मिलते हैं, स्पेशली बेली के लेवल पर देख लो, ब्रेस्ट के लेवल पर देख लो, गले के लेवल पर देख लो, थाई रीजन पे देख लो दोस्तों, आपको फेट एक्यूमुलेट होता हुआ दिख जाएगा दोस्तों। जब एक्सेस फेट लीवर सेल में ही स्टोर होने लग जाएगा, हम चलो बॉडी को छोड़ दें, लीवर के सेल्स में ही डिपॉजिट होने लग जाएगा दोस्तों, तो एक्यूमुलेट होकर फैटी लिवर को फॉर्म कर लेगा और फैटी लिवर डिसीज के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। तो जब हमको ये पता है कि यहां पर प्रॉब्लम इस तरह से जनरेट हो रही, तो इसका ट्रीटमेंट भी तो हमको पता होगा ना दोस्तों। हम यही तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा आज फैटी लिवर का, और आपको प्रूफ करना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप में से सारे के सारे लोग वहां पर इसी तरह से, मैंने अभी केवल S2 का बताया था, अभी मैं 3 मेडिसिन का बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन, और आपको प्रूफ करना है दोस्तों। कोई भी फैटी लिवर मिले छोड़ना मत, सिंगल मेडिसिन 1000 रुपए लो आप, मैं कहता हूं आपको, हक है आपको, लेकिन आप केवल सिंगल मेडिसिन के लेवल पर प्रोटोकॉल करके देखिएगा दोस्तों। जब हाई फेट हो जाए, हाई शुगर डाइट की वहां पर बहुत ज्यादा ईटिंग हो जाए दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? यानी अल्कोहलिज्म के कारण तो हम तो मान रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हाई फेट, कोई हलवा ही रोज खा रहा है, किसी को बहुत शौक है चॉकलेट खाने का, किसी को बहुत शौक है दाल बाटी खाने का, 7 दिन में 4 बार खा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? ऐसी कंडीशन में हाई शुगर डाइट की दोस्तों वहां पर ईटिंग डायरेक्टली फैटी लिवर में रिजल्ट नहीं होती है, याद रखिएगा, किंतु ये उसमें कंट्रीब्यूट तो करती ही है, क्योंकि हमको मालूम है कि जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल हम वहां पर देख रहे हैं और उसकी डायरेक्टली ईटिंग करवा रहे हैं दोस्तों, और वो रिजल्ट वहां पर नहीं हो रहा, हम जान रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमको पता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पहले होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पूरा मेटाबॉलिज्म जितना हम खा रहे हैं वही होगा, उसके बाद ही तो प्रोटीन और फैट का होगा। मान लो कार्बोहाइड्रेट ही इतना खा लिया आपने कि प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाया, तो वो जाएगा कहां? आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमें ये पता है, तो हम क्या करेंगे? हम केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लेवल को मेंटेन करके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर हमारी बॉडी में फैट में हीट पैदा करके दोस्तों वहां पर उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। और यही कारण है दोस्तों, जब ये मेटाबॉलिज्म इस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए C5 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। किसी ने कभी C5 को ग्लोबल्स में देकर देखा है ओबेसिटी के लेवल पर दोस्तों? मैं आपको आह्वान करता हूं, MMP ग्लोबल्स बनाइए C5 को, और इस फैटी लीवर के लेवल पर देके देखिएगा दोस्तों C5 को। याद रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि C5 में एक मेडिसिन मिला हुआ है फाइटोलक्का, ठीक है। फाइटोलक्का डिकेंड्रा और फाइटोलक्का बेरी 2 फैमिली होती है। फाइटोलक्का बेरी डायरेक्टली वहां पर दोस्तों केवल फेट पे काम करता है, और फाइटोलक्का डिकेंड्रा ब्रेस्ट के पेन, बॉडी पेन,
मसल्स, फैन, ओबेसिटी, तीनों पे काम करता है। आप केवल C5 को ग्लोबुल्स में देख के देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किंतु उसमें आप जब देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। एल्कोहलिज्म के कारण अन्य कॉमन कॉज होते हैं दोस्तों, जो फैटी लिवर को डायरेक्टली कॉज करते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है ओबेसिटी। यानी आदमी वर्क ही नहीं कर रहा, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, मूवमेंट ही नहीं कर रहा। जब बॉडी का मूवमेंट नहीं करेगा दोस्तों, तो आपको पता है किस लेवल से बॉडी जब मैकेनिज्म में नहीं आएगी, वो किसी भी लेवल पर दोस्तों वहां पर अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेंटेन नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि फैटी लिवर डेवलप होना ही है, ठीक है, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, वो तो बस खा रहा है, पी रहा है और सो रहा है दोस्तों। अगर वो मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली उसके बॉडी के लेवल पर हीट बनेगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी दोस्तों, तो देन यू स्टार्टेड फैट मेटाबॉलिज्म। अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, आप क्यों कहा जाता है कि व्हाई यू शुड ऑर्गेनाइज योर एक्सरसाइज डेली, आप हाफ टू 1 आवर, आधे से 1 घंटे तक डेली आप वहां पर एक्सरसाइज करिए। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है दोस्तों ओबेसिटी के लेवल पर। ये अलग बात है दोस्तों, मुझे खुद को ही टाइम नहीं मिलता, मैं दूसरों को गाइड करता हूं, पर मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता, ठीक है, इतना थक जाता हूं कि एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूं। लेकिन बहुत अच्छी चीजें, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओबेसिटी का लेवल हो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है दोस्तों, और हम लोग बहुत इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। हाइपरलिपिडेमिया हो जाए दोस्तों, यानी लिपिड बहुत ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो दोस्तों, हाई लेवल ऑफ फैट्स इन ब्लड। जब ब्लड में फैट का लेवल ही बहुत ज्यादा हाई हो जाए, आप रोजाना मुर्गी खा रहे हैं, रोजाना मटन खा रहे हैं, रोजाना आप बहुत ज्यादा हलवा खा रहे हैं, रोजाना रबड़ी खा रहे हैं, रोजाना आप तली गली खूब सारा घी डाल के खा रहे हैं दोस्तों, डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ फैट्स आपके ब्लड में डेवलप हो जाएगा, जो हाइपरलिपिडेमिया को डेवलप करेगा। और जब हाइपरलिपिडेमिया डेवलप होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है हार्ट अटैक का, और इसीलिए फैटी जितनी भी पीपल्स होते हैं दोस्तों, उनमें ब्लॉकेज का चांसेस ज्यादा होता है, हार्ट ब्लॉकेज के लेवल पर दोस्तों। और यही कारण है डायबिटीज का ये लेवल दोस्तों वहां पर बहुत डेंजरसली कलेक्ट होता है। जितनी भी जेनेटिक इनहेरिटेंस बहुत कॉमन रूप से इसीलिए देखा जाता है, अगर माँ बाप को है तो डेफिनेटली बच्चों को आगे चलकर होगा ही होगा, क्योंकि जेनेटिक इनहेरिटेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बहुत बार ऐसा करते हैं कि अचानक वेट लॉस कर देते हैं, यानी कोई हलवा थोड़ी है दोस्तों कि एकदम से बढ़ा लिया और एकदम से घटा लिया। अगर आपने एकदम से वेट लॉस करने की कोशिश की, रैपिड वेट लॉस करने की कोशिश करी दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपके लिए खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है दोस्तों। यहाँ पर आपका इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत ज्यादा खतरा आपको देखने को मिलेगा। आप धीरे, इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को मैं हेड्सअप करता हूं। अभी देखो राजा बाबू सर ने किसी का वेट, शायद उनके लड़के का ही वेट कम किया था, 22 kg वेट लॉस किया था दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े केस को हैंडल किए हैं और वेट लॉस किए हैं दोस्तों। तो कुछ मेडिकेशन भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अचानक आपको ओबेसिटी डेवलप हो गई, बहुत सारे मेडिकेशन होते हैं दोस्तों। और कुछ मेडिसिन के जब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एस्पिरिन, जो लोग डिस्प्रिन या एस्पिरिन है लगातार खाते रहते हैं दोस्तों, उन लोगों में देखेंगे बहुत ज्यादा खतरा होता है दोस्तों फैटी लिवर डेवलप होने का। स्टीरॉइड्स, जो कार्टिकोस्टेरॉइड, हम देखते हैं ओमना कार्टिल खा के लोग अभी कोरोना के लेवल पर कैसे हो गए दोस्तों, ठीक है। स्टीरॉइड, टैमोक्सिफेन जो नोवाडॉक्स करके आती है, या टेट्रासाइक्लिन दोस्तों, पेनमाइसिन करके आती है, ठीक है। ये मेडिसिन डायरेक्टली लीवर को अफेक्ट करती है दोस्तों, और लीवर को जब बार बार इस प्रकार से अफेक्ट किया जाएगा दोस्तों, तो वहां पर फैटी लिवर होने के चांसेस 101% मोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में बहुत सारे लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के ऊपर चले जाते हैं दोस्तों, इसी कारण से, क्योंकि वहां पर पता ही नहीं लगता उनको कॉम्प्लिकेशन क्या, और जब तक पता लगता है तब तक मॉडर्न साइंस के पास कोई हथियार है नहीं कि तुरंत फैटी लिवर को रिड्यूस किया जाए। आजकल जो बेरियम, एक स्टमक से या आपके एब्डोमेन से बेरियम को निकालने की कोई टेक्निक है दोस्तों, वहां पर जब उसको ऑपरेशन किया जाता तो कई डॉक्टर्स हमने देखा है हमारे इंदौर में, कई डॉक्टर्स वहीं ऑपरेशन टेबल पे रह गए दोस्तों, इतने ओबेसिटी के लेवल फेल हो जाता है। तो वहां पर ये जो सर्जरी भी कभी भी वहां पर सक्सेस नहीं है, लेकिन हमारे पास है दोस्तों, और बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का लेवल मैं लेकर आया हूं, प्रूफ आपको करना है दोस्तों। जब सिम्टम की बात आती है तो आप सिम्टम देखिएगा,
मैं आपको यहीं पर पूरा प्रोटोकॉल समझा दूंगा, आप लोग बता दोगे दोस्तों। फैटी लीवर में टिपिकली कोई भी सिम्टम आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन जब फटिक का एक्सपीरियंस होता है, यानी पेशेंट जल्दी जल्दी थकने लगता है, फिर वो दौड़ता है दोस्तों, यानी वेज वहां पर एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। उसको सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ेगा? एब्डोमिनल रीजन पे पड़ेगा। लीवर स्लाइटली इनलार्ज हो जाएगा दोस्तों। जब वहां पर एब्जॉर्बिंग करेंगे आप तो आपको हिपेटोमेगेली दिखेगा ही दिखेगा दोस्तों, जो कि डॉक्टर के द्वारा अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इनलार्जमेंट लीवर देखने को मिलता है, डिटेक्ट होता है दोस्तों, जिसको हम हिपेटोमेगेली कहते हैं। यदि लीवर में जब देखा जाएगा तो एक्सेसिव फैट के कारण इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, फेट के कारण हो रहा है, इसी कारण तो हम दोस्तों वहां पर गाल ब्लेडर पे कोलियोलिथिसिस देखते हैं। इसी कारण से दोस्तों यदि लीवर इन्फ्लाम्ड हो जाएगा तो वहां पर जो सिम्टम आएंगे दोस्तों, अभी ऊपर जो मैंने कॉज बताया, लेकिन जब आप दोस्तों जब लीवर इन्फ्लाम्ड हो गया, लीवर किसी प्रकार से छिट गया, किसी प्रकार से उसको छेड़ दिया गया दोस्तों, तो वहां पर जो सिम्टम आते हैं वो टिपिकली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम मिलेगा पुअर एपेटाइट का। अचानक आपका खाना पीना कम हो जाएगा दोस्तों, यानी जो आदमी 4 से 5 रोटी खाता था दोस्तों, वो 1, 2, 3 रोटी के लेवल पर आ जाएगा। और यही कारण है धीरे धीरे वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन फेट गेन हो जाएगा दोस्तों। वेट बढ़, जो मसल मास होता है स्ट्रॉन्ग हमारे बॉडी के लेवल पर, वो डाउन होने लग जाएगा, फेट डिपॉजिट होने लग जाएगा, पोदला आदमी हो जाएगा, तो वेट लॉस होगा, एब्डोमेन पेन शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जब एब्डोमेन पेन शुरू होगा तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी कहेंगे दोस्तों का, अब ये काम कर लो, वो काम कर लो, थोड़ा सा काम करेगा, अब नहीं होगा यार मैं थक गया, ठीक है, तो वहां पर फिजिकल वीकनेस हो जाएगी दोस्तों। एब्डोमेन पेन इसीलिए होता है, उसको फटीग हो जाएगा दोस्तों। यही कारण है वो कई बार कंफ्यूजन में आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का लेवल पर आ जाएगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, उसके माइंड में ही कंफ्यूजन रहेगा, मैं क्या करूं, खाऊं कि नहीं, चलो खा लेता हूं यार, तो वो खाता ही रहेगा, मूवमेंट के लेवल पर नहीं आएगा दोस्तों। और यदि फैटी लिवर प्रोग्रेस होकर दोस्तों लीवर सिरोसिस में बदल जाएगा ना, तो लीवर फेलियर के सिम्टम आपको टिपिकल देखने को मिलेंगे, जो आजकल के बहुत सारे लोगों में आपको देखने को मिल रहा है। आप केवल लीवर फेलियर का ट्रीटमेंट जब करते हो तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जैसे किडनी फेलियर का होता है, तो यहाँ पर केवल लीवर फेलियर के जब सिम्टम आते हैं आप उसको देखिएगा। सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा? एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, फ्लूइड फिल्ड एब्डोमेन, यानी आपके पूरे एब्डोमेन में फ्लूइड भरा जाएगा, ठीक है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। जॉन्डिस, आपको स्किन में, स्क्लेरा में येलोइशनेस आपको देखने को मिलेगा। और जब ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो ये सीधा फैटी लिवर को इंडिकेट करता है। और यही फैटी लिवर आपको वहां पर डायरेक्टली दोस्तों सीधा साइन दिखाते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, अब इसका आप ट्रीटमेंट कीजिए दोस्तों। और जब ये कंफ्यूजन हो गया, एक टेंडेंसी के रूप में डेवलप होता है दोस्तों, जिसमें आसानी के साथ ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जितनी ओबेसिटी का लेवल होता है उनमें कहीं पर भी ब्लीडिंग हुई दोस्तों, बहुत इजीली वहां पर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, बहुत इजी। और यही कारण है बहुत सारे लोगों में आपको ये जो कंफ्यूजन या कंडीशन है बहुत इजीली देखने को मिलती है दोस्तों। और यही कारण है जब ऐसे केसेस आते हैं दोस्तों, तो जो यहाँ पर आपको पिन पॉइंट डायग्नोसिस करना होता है दोस्तों, वो डिसीज की सिविरिटी के अकॉर्डिंग जब देखना होता है, तब यहाँ पर सबसे पहला होता है दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी, सीबीसी ये बताता है कि आपकी बॉडी में एक्यूट, सब एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन में ये कब से है, ठीक है, पहला। दूसरा लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर एंजाइम और लीवर फंक्शन टेस्ट आपको ये बताएंगे दोस्तों कि उसका एसजीपीटी एसजीओटी लेवल कितना है। एसजीपीटी मतलब सीधा आपके लीवर से, एसजीओटी मतलब हार्ट से, वहां पर क्या लिंक है दोस्तों, तो कोलेस्ट्रॉल का लिंक डायरेक्ट आपको मिलता है, लिपिड्स का डायरेक्ट मिलता है दोस्तों। तो लीवर एंजाइम और लीवर फंक्शन टेस्ट यहाँ पर कोरिलेट बताती है। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस यानी एबीसी का लेवल भी आप चेक कर लीजिए, हो सकता है एबीसी के लेवल के कारण हेपेटाइटिस कभी हुआ होगा और इसने कहीं लोकल में ट्रीट कराया होगा और वो प्रॉपर क्योर नहीं हुआ, वहां पर सबसाइड हुआ, दबा और उसने वहां पर फैटी लीवर क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब किया गया। तो ये सारी चीजें जब आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगी तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। सीलियक डिसीज स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कहीं ना कहीं सीलियक डिसीज इंटेस्टाइन के लेवल पर जब डेवलप होती है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है। और इसीलिए HbA1c अगर डायबिटिक पेशेंट है दोस्तों, तो वो डायबिटीज के लेवल के स्टेबिलिटी को शो करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल अगर आप करा लेते हो तो आपको ब्लड फैट्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपकी लेबोरेटरी में टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वो ज्यादा है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस है, अगर ज्यादा नहीं है नेवर माइंड, आपके पास ट्रीटमेंट है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ये मैंने आपका कंप्लीट किया, आप ट्रीटमेंट बताइए दोस्तों क्या देना चाहिए। मैं केवल 2 चीज बताता हूं, आपको प्रूव करना है दोस्तों।
याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। गौरव सर S5 का रोल नहीं है। जो लीवर का मैंने आपको ड्रॉप बताया S5 F1 C10 WD4, ठीक है। पहला प्रोटोकॉल लीवर को प्रोटेक्ट करना है इसलिए ये चलेगा, ठीक है। दूसरा A2 S5 C5 F2 WD4 में हॉट कंप्रेस, ठीक है। तीसरा प्रोटोकॉल जो आपको प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है, आपको प्रूफ करना है। अभी मैंने कहा था 1 लीटर में S2 का 2 ml D2 से डालकर आपको देना है, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूं 10 ml S2 का लो, 10 ml F1 का लो, 10 ml Y का लो, ये 30 ml बनाकर अच्छे से मिक्स करके रख लो। RS बेस होना चाहिए मेडिसिन, ठीक है। ये D2 में आपने बना के रख लिया। कोई भी पेशेंट आया इसमें से 2 ml निकाल दो और 2 ml को आप दोस्तों डायरेक्टली 1 लीटर पानी में डालो, वो 5 ml सुबह 5 ml शाम को दो, ठीक है। क्यों? अभी तक हम S2 की बात कर रहे थे, अभी हम S2F1Y की बात कर रहे थे दोस्तों। तो S2F1Y को 10-10 ml मिक्स करके आप बेस बनाइए। D2 का बेस होना चाहिए और इस D2 के बेस के लेवल पर हम लोग वहां पर जब इसको यूज करेंगे तो 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 2 ml हम लोगों को यूज करना है दोस्तों, केवल D2 का 2 ml, और उसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है और वहां पर पेशेंट को दे देना है और पेशेंट को कहना है 5 ml सुबह लो भाई खाली पेट और शाम को 5 बजे फिर से खाली पेट आप ले लो। दोस्तों इसको प्रूफ करना है आपको, ठीक है। मैं दूसरा कोई प्रोटोकॉल अभी नहीं बताऊंगा आपको फैटी लिवर का, बाकी जितने ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वो इन 3 प्रोटोकॉल में आ रहे हैं दोस्तों, केवल 3 प्रोटोकॉल्स, और फैटी लिवर के लेवल पर तो अनबिलीवेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोस्तों, और यही चीज हमारे टेबल प्रैक्टिस में मुझे तो बहुत, मैं अभी कल ही मैंने एक पेशेंट को देखा और यही तीनों प्रोटोकॉल दिए हैं दोस्तों। 99.60 kg वेट है उनका, ठीक है, और मैंने चैलेंज किया उनको 12 महीने में उनको फिट एंड फाइन लाने का। 5.2 फीट उनकी हाइट है और उनके हिसाब से 60 या 62 kg के लगभग वेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने चैलेंज किया है उनको दोस्तों कि 1 ईयर में मैं आपका इतना वेट खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग भी इस लेवल पर ट्रीट करेंगे दोस्तों, और आप इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे ताकि हमारे ग्रुप की महत्ता बनी रहे कि हाँ वास्तव में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये डायग्राम आप लोगों ने देखा है, ये डायग्राम थैलेमस का है, ठीक है। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस कितने प्रकार का होता है, थैलेमस के मतलब कितने भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है, और थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ जाएगा जब थैलेमस की बात करोगे, आप हाइपोथैलेमस की बात करोगे, सब थैलेमस की बात करोगे या एपिथैलेमस की बात करोगे दोस्तों, तो आपको वहां पर ये बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो थैलेमस जब बात करते हैं दोस्तों, केवल मैं आपको ये डायग्राम बता दूं, इसके बाद जब डायग्राम पे समझाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ के आ जाएगी दोस्तों, सारी चीज निकल के आ जाएगी कि हम क्या बात करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जब आप थैलेमस की स्टडी करते हो दोस्तों, तो ये थैलेमस है ग्रे मैटर और ये है व्हाइट मैटर का एक फाइबर, ठीक है। तो ये जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे मैटर काहे का बना होता है मैं आगे बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को शायद पता भी है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार से, इसमें लेमनिस्कस पूरे चेंज करते हैं, इसको पार्ट के रूप में बताते हैं। कैसे बताते हैं मैं आगे बताने वाला हूँ, यहाँ केवल हम डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें तो आपको बहुत सारी चीजें यूनिकली समझ में आएगा। थैलेमस दोस्तों ग्रे मैटर का लार्ज ओवाइड मास होता है, ठीक है। ये ग्रे मैटर है, लार्ज बड़ा, ओवाइड मतलब अंडे जैसा गोलाकार, ठीक है। तो ओवाइड मार्क होता है जो कि डायनसेफेलन में बायलैटरली सिचुएटेड होता है। जो डायनसेफेलन होता है, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा था दोस्तों वहां पर ब्रेन स्टेम पढ़ा था, और ब्रेन स्टेम के लेवल पर हम ऊपर के साइड देखेंगे तो दोनों साइड डायनसेफेलन में दोनों साइड जो होता है थैलेमस दोस्तों वहां पर बायलैटरली दोनों साइड लेटरल में सिचुएटेड होता है, और यही कारण है दोस्तों दोनों थैलेमाई डायनसेफेलन के 80% को फॉर्म करने का काम करता है दोस्तों। टोटल डायनसेफेलन के 80% पार्ट को वहां पर बनाता है, और दोनों साइड्स के लेवल पर जाओगे तो थैलेमाई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, वाई
ठीक है। ये जो वाई पोर्शन होता है दोस्तों, इस वाई पोर्शन जिसको बोलते हैं एंटर लेमाइनल न्यूक्लियस, ठीक है, एंटर लेमाइनल न्यूक्लियस, इसके माध्यम से दोस्तों इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। और यही कारण है दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वो आपको यहां पर देखने को समझ में आएगा दोस्तों। यानी कॉर्डल पोर्शन पोपोरिया क्वाड्रिजेमिनिया के द्वारा दोस्तों ये पार्ट होता है जो हम आगे ब्रेन में पढ़ेंगे, उसके द्वारा ये वाइडली सेपरेटेड होता है। इनको अलग अलग पार्ट में एंटीरियर, लेटरल और मीडियल, ये दोनों पार्ट के रूप में दोस्तों वहां पर हम लोगों को उसको डिवाइड करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वो ये डायग्राम के लेवल पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको जो डायग्राम बताता हूं उस लेवल को समझने की कोशिश कीजिए आप दोस्तों। ठीक है, ये दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? ठीक है, ये जो देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ पर पार्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल समझेंगे। ये दोनों थैलेमस पार्ट है दोस्तों, थैलेमाई पार्ट, ठीक है, 2 थैलेमाई है जो बायलैटरली दोनों साइड स्थित होते हैं, ठीक है। ये डाइसेपेलन में ये हमने डायग्राम देखा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को पता है, ये मिड ब्रेन है, ये आपका पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। यहां पर ये जो ऊपर का पार्ट होता है, इसके ऊपर जो डायन्सिपेलान पार्ट होता है दोस्तों, उस डायन्सिपेलान पार्ट में ये पूरा ब्रेन होता है। आप आंखें यहां से देखिए, इसको बैक साइड जाइए, ठीक है, ये आंखों के लेवल पर आप आ गए, आंखों के लेवल पर आए दोस्तों, ये आपकी राइट आई, ये लेफ्ट आई मान लो, ठीक है। ये आईज है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, करेक्ट, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ये तो फिर ये क्या हुआ, ये हुआ ऑप्टिक चाश्मा, जो ऑप्टिक चाश्मा है दोस्तों, और ये ऑप्टिक चाश्मा का जो पूरा ट्रैक है दोस्तों, इसको बोलते हैं आप ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है। अगर हम लोग आंखों के लेवल पर कंप्रेस करते हैं तो आप समझिएगा S12 C1 क्या काम कर रहा है दोस्तों, आप लोगों को यहीं से क्लियर हो जाएगा।
ये जो आंखों का लेवल है और आंखों से जो ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक चाइस्मा का लेवल पर आई, और ऑप्टिक चाइस्मा से जो फाइबर रहते हैं दोस्तों, ये पूरे फाइबर पर्टिकुलर आपके थैलेमस रीजन होता है, उस थैलेमस रीजन पर आपने एक नाम सुना होगा, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, नाम सुना होगा दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये जो है ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है दोस्तों, वहां पर आके सबमिट होता है, और ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर पर्टिकुलरली ये ऑप्टिक ट्रैक पूरा आके इससे लिंक होता है और उससे पूरा थैलेमस के रीजन पर दोस्तों पूरा कांटेक्ट होता है। यानी आपको मैंने बताया था कई जगह पर कि आंखों बंद कर लीजिए, बंद करने के बाद आप उठा रहे हो, आपको समझ में आ रहा, आपने देखा हाँ ये डस्टर उठा रहे हो, आंखें बंद है आपकी, लेकिन आपको पता लग गया, आपको मोबाइल की जरूरत है, आपने मोबाइल उठाया, आपको पता लग गया। कैसे पता लगा दोस्तों? अगर आंखें बंद है तो कैसे पता लगा? ठीक है, अगर आपने पहले इस चीज का कहीं ना कहीं उपयोग किया हुआ है और आपके ब्रेन में वो पूरा चैनल वहां पर व्याप्त है कि हाँ ऐसा पहले हो चुका है कि ये चीज मुझे पता है कि क्या है, तो आप उसको अनुमानित वहां पर लगा के आंखें बंद करके भी बता दोगे कि ये वहां पर आपने मतलब स्पेशली मोबाइल को उठाया, आपने डस्टर उठाया, आपने ये मार्कर उठाया, ठीक है, ये चीज बता दोगे। तो ये सिस्टम जो होता है ना पूर्ण रूप से इसी पूरे मतलब जो ऑप्टिक ट्रैक होता है उसके द्वारा यहाँ पर जनरेट होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर हम थैलेमस की बात करते हैं दोस्तों, तो थैलेमस डायनसेफेलन के ये जो डायनसेफेलन पार्ट होता है दोस्तों, उस डायनसेफेलन पार्ट के दोनों थैलेमाई मिलकर 80% पार्ट का निर्माण करते हैं, बाकी का 20% दूसरे होते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर जब ये ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पर आता है तो यहां पर थैलेमस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, और थैलेमस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आपको दोस्तों डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। 4 पार्ट में आपने डिवाइड किया, ये हो गया पर्टिकुलरली डार्सल थैलेमस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डार्सल थैलेमस। इसके आगे आए यहां पर ये हो गया दोस्तों हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहां पर आप आए हाइपोथैलेमस, करेक्ट। यहां पर आपको आईज दिख रही है, ऑप्टिक चाइस्मा दिख रहा है, यहां पर हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड हम सीनियर डॉक्टर्स ने सारे लोगों ने पढ़ी हुई है, आपको पता था, मैंने बताया था हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी एक्सिस है, और यहां पर ये दोस्तों एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस के इस हाइपोफाइशियल ट्रैक यानी नर्वस सिस्टम के ट्रैक के माध्यम से दोस्तों यहां पर आइस के बिल्कुल फ्रंट व्यू में हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे दोस्तों एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रूप में ये कंटिन्यू होता है। आगे की तरफ हम आएंगे तो यहां पर इसके थैलेमस के जस्ट नीचे आप बात करेंगे, थैलेमस के जस्ट नीचे और आपके जो ब्रेन स्टेम है उसके जस्ट बीच में ये जो होता है दोस्तों इसको सब थैलेमस कहा जाता है, सब थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे और आपके ब्रेन स्टेम के बीच में इसको सब थैलेमस कहा जाता है। और पीछे की तरफ आए दोस्तों तो यहां पर ये 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये मिडिल न्यूक्लियस होते हैं या हैवी न्यूक्लियर होते हैं दोस्तों, और ये इन दोनों के बीच में हैवी न्यूक्लियर सल्कस पाया जाता है जो इनको जोड़ के रखता है, और ये होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारी पीनियल ग्लैंड। तो ये थैलेमस के जो फ्रंट में बिहाइंड, थैलेमस के बिहाइंड जो होती है दोस्तों ये न्यूक्लियस और ये पीनियल ग्लैंड, ये तीनों मिलकर वहां पर दोस्तों टिपिकली इपीथैलेमस का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये तीनों पार्ट, ये दोनों हैवी न्यूक्लियर और हैवी न्यूक्लियर सर्कस के साथ में पीनियल ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये तीनों मिलकर इपीथैलेमस का निर्माण करते हैं, और ये पूर्ण रूप से थैलेमस का स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये कोरिलेशन इसीलिए मैंने बताया ये बना के कि ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है। आप देखो, आपने फोरहेड के लेवल पर अप्लाई किया A2 F2 C5W, आप देखो यहां पर से पूरा ट्रैक जनरेट हो रहा है, और पूरा ट्रैक यहाँ पर थैलेमस के रीजन को, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कितने लोग यहाँ पर सेटिस्फाई है कि हमने ये ट्रैक ही देख लिया, हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या अभी हम थॉट के लेवल पर कंट्रोल करते हैं, ब्रेन के लेवल पर कंट्रोल करते हैं दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक टास्क और देता हूं, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो तो हम क्या मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, S2 C3 L2 RE, करेक्ट।
मैं आपको टास्क देता हूं दोस्तों, C3RE को स्मेल करने को देना। आप हाइपोथायराइडिज्म वाले को C3RE को स्मेल करने को देना है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो हाइपरथायराइडिज्म वाले होते हैं C3Y को स्मेल करने को दीजिएगा D4 में। ये मेरा टास्क है आप लोगों के लिए, और रिजल्ट हमारे ग्रुप में आना चाहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर हम इस कार में सक्सेस हो गए ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं 2 या 3 महीने में हमारा टास्क इतनी जल्दी वहां पर थायराइड के पेशेंट को ठीक कर देगा, जो शायद इलेक्ट्रोमेपैथ में संभव नहीं था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आने वाले। मैंने 4 पेशेंट को दे चुका हूं दोस्तों। ठीक है, एक पेशेंट मेरे पास हाइपरथायराइडिज्म का था, उसको भी दे चुका, और 4 पेशेंट मेरे पास हाइपोथायराइडिज्म क्या है, जो ये 3-4 दिन की बात है दोस्तों, मैंने दे दिया उनको। अभी रिजल्ट हम लोग फीडबैक करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये हमने देखा दोस्तों इंटरलेमिनर सल्कस। ठीक है, अभी हमने बात करी थी, ये जो इंटरलेमिनर सल्कस है दोस्तों, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर थैलेमस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोस्तों। और जब तीनों पार्ट को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये जो ग्रे मैटर का बना होता है, तो ग्रे मैटर क्या होता है दोस्तों? कितने लोग जानते हैं ग्रे मैटर किसका बना होता है दोस्तों? ठीक है, आप थैलेमस इज ए मास ऑफ ग्रे मैटर। ये जो थैलेमस है, ये ग्रे मैटर का मास होता है दोस्तों, जो न्यूरॉन सेल बॉडीज का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल बॉडी का कनेक्शन होता है दोस्तों, न्यूरॉन सेल बॉडी का कलेक्शन होता है। और न्यूरॉन के लेवल पर, जब न्यूरॉन सेल बॉडी के लेवल पर बात करेंगे दोस्तों, तो ये टिपिकली इसका फंक्शन होता है कलेक्शन के रूप में। यानी व्हाइट मैटर का मतलब होगा न्यूरॉन्स के एक्सॉन का कलेक्शन होना। तो यहां पर जब ये पर्टिकुलर एरिया आपने देखा, ये ग्रे मैटर का बना हुआ है, इसके ऊपर यहां पर स्पेशली देखोगे दोस्तों, तो एक एरिया होता है, कवरिंग होती है, जो व्हाइट मैटर के बनी होती है। तो अंदर आपको पता चला कि यहां पर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्पेशली ग्रे मैटर। लेकिन ये दोस्तों, ये जो सल्कस होता है, ये काहे का बना होता है दोस्तों? ये जो इंटर मेडुलरी लेमिना, यहां पर ये सेंटर पोर्शन में हो रहा है, ये जो इंटर मेडुलरी लेमिना होता है दोस्तों, ये न्यूक्लियस के बीच में कनेक्शन को फॉर्म करता है। और कनेक्शन का फॉर्म कैसे करेगा दोस्तों? यहां पर हम जब इसको पार्ट डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। इन 3 पार्ट के लेवल पर मान लो यहाँ छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये फाइबर यहां पर आ रहे हैं, तो इसके अंदर ये फाइबर का बंच होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियाई है, इसके फाइबर इससे कनेक्ट करते हैं, और ये इससे कनेक्ट हो जाता है। यहां से आगे आते हैं, ये इससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फाइबर होते हैं दोस्तों, जो पर्टिकुलर इंटरलेमिनल या इंटरमेडुलरी लेमिना होता है, जो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोस्तों, ये तीनों पार्ट कहीं ना कहीं दोस्तों इसके साथ कोरिलेट करते हैं। अर्थात ये जो थैलेमस का ये जो पार्ट होता है, जो सेंटर डिवाइड करता है, ये भी काम आता है। ये पार्ट एक दूसरे से कनेक्शन के रूप में काम आता है। अर्थात किसी लेवल पर अगर कोई मैसेज आ रहा है, वो मैसेज थैलेमस के लेवल पर आया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिसको ज्यादा काम देना उसको ज्यादा, जिसको कम देना उसको कम। तो ये लीजन, अगर मान लो इन पार्ट में से किसी पार्ट में कोई लीजन जनरेट होता है दोस्तों, तो वहां पर हम लोगों को बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी, वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपको ये टिपिकली समझने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर पार्टीशन कैसे किया जाता है दोस्तों।
जब हम इस थैलेमस के पार्ट को डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हमें क्लियर पता है ये मीडियल पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, ये डार्सल पार्ट है दोस्तों। तो जब यहाँ पर ये डिवाइडेशन हो गया, इनका इंटरकनेक्शन हो गया, तो कोई भी ऑर्गन की ताकत उस कंडीशन में होती है जब उनका डिवाइडेशन हो जाए, और डिवाइडेशन होकर हर पार्ट का अपना रोल हो जाए, और हर पार्ट जब अपने रोल के रूप में काम करेगा दोस्तों, तो उसके जो लेवल होंगे ना, बहुत स्ट्रोकिंग लेवल होंगे दोस्तों। यानी वहां पर लेटरल में आपका मीडियल और लेटरल जर्निकुलेट बॉडी के लेवल पर आप चले जाओ या डिफरेंट लेवल पर चले जाओ, तो यहाँ पर ये ग्रे मैटर का बना हुआ है, लेकिन इनके बीच बीच में दोस्तों टिपिकली यहाँ पर ये जो होते हैं दोस्तों व्हाइट मैटर के फाइबर होते हैं। और इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर थैलेमस का जो काम होता है इंटरलिंक के रूप में होता है, और ये इंटरलिंक करके मैसेजेस के पूरे इंटीग्रेशन का काम करके दोस्तों वहां पर थैलेमस के रीजन में डिफरेंट टाइप के फंक्शन को जनरेट करता है। और जब हम थैलेमस के पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी करके उसके जितने फंक्शन है उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अगर थैलेमस रीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा दोस्तों, एनाल्जेसिया, हाइपरजेसिया, आपके बॉडी के लेवल पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे, उन फंक्शंस के लेवल पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। तो हमें केवल इतना समझना है कि ये थैलेमस पार्ट है, थैलेमस पार्ट को इंटरलेमिनल या इंटरमेडुलर लेमिना के माध्यम से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीडियल पार्ट, एंटीरियर पार्ट सेपरेट है, लेकिन यहाँ पर जो ये नीचे का पार्ट होगा दोस्तों, जिसको डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में सबमिट किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों। और इसीलिए पूरे थैलेमस की जब स्टडी की जाती है तो ज्यादातर डॉर्सल थैलेमस के नाम से स्टडी की जाती है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जितना भी थैलेमस का काम होता है वो डॉर्सल लेवल पर ही उसको किया जाता है। ये पूरा एनाटॉमिकल रिलेशन मैंने आपको बताया दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसको फिजियोलॉजिकल लेवल पर कैसे तोलेंगे। अगर आपने इतना समझ लिया ना, तो आपको तोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज मैंने बता दी कि अगर आप वहां पर थैलेमस रीजन पर, अगर हाइपोथैलेमस रीजन पर अगर आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हो तो कैसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे काम कर रहा, मैंने आपको पहले डायग्राम में क्लियरली बता दिया दोस्तों कि कैसे ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आप उसको आगे की तरफ मैसेज कर रहे हो, और ऑप्टिक चश्मा के लेवल पर आकर बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहे हो, अर्थात वहां पर राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट का काम कैसे होगा, इसी ऑप्टिक ट्रैक के माध्यम से होगा। तो जब आप हाइपोथैलेमस के रीजन पर A2, F2, C5W को कंप्रेस करते हो दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस में हम पढ़ेंगे लिंक इसकी, लेकिन हमको यहीं से समझ में आ गया कि थैलेमस के काम से कितना इंपॉर्टेंट काम हमने देखा। भाई पीनियल ग्लैंड को लोग बहुत छोटा समझते हैं, यानी थैलेमस के जो पार्ट होता है, जो ये तो न्यूक्लियस में नया बताया था, और बैक साइड में जो पीनियल ग्लैंड जो एपिथैलेमस का निर्माण करती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट काम जब समझ में आएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो अब आपको पता लगेगा कि वाकई में थैलेमस के जो पार्ट होते हैं कितना इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों। तो टिपिकली थैलेमिक न्यूक्लियाई की हमने बात करी दोस्तों, तो थैलेमिक न्यूक्लियाई को 2 मेथड के द्वारा क्लासिफाइड करते हैं, इसलिए मैंने दोनों बताया। एक फिजियोलॉजिकल, जो मैंने पहले आपको ग्रुप में अभी फोटो पहले ही डाल दिया था, और ये जो मैंने बताया टिपिकली एनाटॉमिकल बताया दोस्तों। यानी जब एनाटॉमिकली क्लासिफाइड करोगे या फिजियोलॉजिकल क्लासिफाइड करोगे, दोनों लेवल पर थैलेमस के काम आपको अलग नजर आएंगे दोस्तों। जब आप एनाटॉमिकल लेवल पर क्लासिफाई करते हो, मैंने जो आपको बताया दोस्तों, प्रत्येक साइड पर थैलेमस 5 मेन न्यूक्लियर ग्रुप में डिवाइडेड होता है दोस्तों, 5, ठीक है। इसलिए जो वाई शेप्ड इंटरमेडुलरी लेमिना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 जो इंटरमेडुलरी लेमिना है, जो यहां पर दोस्तों उसको डिवाइड कर रहा है। कहां डिवाइड कर रहा है? मिड लाइन न्यूक्लियस में डिवाइड कर रहा है, इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई में डिवाइड कर रहा है, मीडियल मास ऑफ न्यूक्लियाई में डिवाइड कर रहा है, लेटरल मास ऑफ न्यूक्लियाई में डिवाइड कर रहा है, और पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई में डिवाइड कर रहा है। यहां पर मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर ग्रुप, ठीक है। और यहां पर एंटीरियर, ये मीडियल, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया। एक दिखता नहीं है बैक साइड में, बाकी 4 आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों। तो मिड लाइन न्यूक्लियाई, इंटरलेमिनर न्यूक्लियाई, मीडियल मास ऑफ न्यूक्लियाई, लेटरल मास ऑफ न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के रूप में जनरेट करता है। और इनका अपना सबका इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप इस चीज को समझोगे ना, तो आप बहुत सारे लीजन जो थैलेमिक, जब हम अप्लाइड फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे, आपको मैक्सिमम चीजें ऐसी याद हो जाएगी कि दोबारा अगर कभी थैलेमिक रीजन में कभी इंट्राक्रैनियल हीमोरेज हुआ, किसी प्रकार के चोट के कारण हुआ, या एक्स्ट्रा क्रेमिनल हीमोरेज हुआ वहां पर दोस्तों, पूरा फट गया, और उसके बाद भी आदमी जिंदा है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे, आपको पूरा पता लग जाएगा कि थैलेमिक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे जनरेट करोगे दोस्तों। तो सबसे पहले मिड लाइन न्यूक्लियाई की बात करते हैं। मिड लाइन न्यूक्लियाई दोस्तों एकदम मिडिल में होती है, और एक स्मॉल न्यूक्लियाई का ग्रुप होता है दोस्तों, जो मिड लाइन के नियर
थैलेमस की मिडिल सरफेस पर सिचुएटेड होता है, और थैलेमस की जो मिडिल सरफेस होती है, ये मिडिल सरफेस, यहाँ पर मिडिली वो सिचुएटेड होता है, ये मिडिल पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसका मेन काम होगा मिडिल के लेवल पर जितने भी थैलेमस के फंक्शंस होते हैं, जो दोनों तरफ, दोनों पार्ट बायलैटरली दोस्तों कोरिलेट करने का काम करता है, और जब वो उनको कोरिलेट करता है तो डेफिनेटली वहां पर इंटीग्रेशन का काम करता है। जब मैं आगे बताऊंगा आपको कल, तो आपको समझ में आएगा, अभी केवल थीसिस समझिए दोस्तों। दूसरी बात, जो इंट्रालेमिनल न्यूक्लियाई होता है, दोनों साइड के इंट्रालेमल, जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं दोस्तों। इंट्रालेमिनल न्यूक्लियाई एक स्मॉलर न्यूक्लियाई होता है दोस्तों, जो थैलेमस के मेडुलरी सेप्टम में प्रेजेंट रहता है। ये जो सेप्टम है जो इनको डिवाइड कर रहा है, उन मेडुलरी सेप्टम में प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, और जो इधर का उधर, यानी इधर का सेंसेशन आया अडॉप्ट किया उधर पहुंचाया, उधर का सेंसेशन आया इधर अडॉप्ट किया इधर पहुंचाया, यानी कोरिलेट कराने का काम करते हैं। और इसी कोरिलेट सर्कुलेशन के कारण थैलेमस हजारों नर्वाइन न्यूरॉन के लेवल पर दोस्तों लगातार वर्क करता रहता है। और तीसरा जो पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है मिडिल मास ऑफ न्यूक्लियाई। जो मिडिल मास होता है, बीच में जो सेंटर एक छोटा सा गुच्छा होता है दोस्तों, मिडिल मास के न्यूक्लियाई सेप्टम के मीडियल में सिचुएट होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होंगे। और ये दो न्यूक्लियाई आपस में कंप्रोमाइज होते हैं दोस्तों, एक एंटीरियर न्यूक्लियस होता है, एक डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस होता है दोस्तों। दोनों लेवल वहां पर, एक जो फ्रंट में, इस फ्रंट में होगा, और एक दोनों तरफ होगा दोस्तों, जो डॉर्सल, ये जो लिख रहा है डॉर्सल वेंटर, इसी प्रकार से एक फ्रंट में होगा, एक बैक साइड में होगा, जो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस के रूप में जाना जाएगा दोस्तों। और जब आप इसको वहां पर स्टडी करोगे, तब आपको टिपिकली समझ में आएगा दोस्तों कि लेटरल ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है, ये भी एक ग्रुप होता है जो लेटरल पार्ट में होता है दोस्तों, एक मीडियल में होगा, एक लेटरल में होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होता है, ये भी न्यूक्लियाई का पोस्टीरियर ग्रुप होता है दोस्तों, जो न्यूक्लियाई के लेटरल मास का कंटिन्यूएशन होता है। यानी लेटरल मास जब खत्म हो गया, वहां पर पोस्टीरियर पार्ट चालू हो गया, तो लेटरल मास पोस्टीरियर में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर दो ग्रुप में वहां पर जनरेट होता है। डायग्राम में देखिएगा आप, एक पुल्विनर और एक मेटाथैलेमस दोस्तों, जो कि टिपिकली दो स्ट्रक्चर का बना होता है, जो मैंने आपको बताया, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। उसी से ऑप्टिक ट्रैक्ट जुड़ा होता है दोस्तों, यानी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से दोस्तों डायरेक्टली वहां पर जुड़ा होता है। और इसी कारण से दोस्तों वहां पर हम लोग इस पूरे ट्रैक को देखने का काम करते हैं दोस्तों। और जब इस ट्रैक को देखने का काम करते हैं, ये केवल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, सिंपल सा। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल बात आती है दोस्तों, तो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक स्पेशल साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, बॉन्डॉक ने इसको क्लासिफाइड किया था दोस्तों। और उन्होंने फंक्शन के बेसिस पर इनके प्रोडक्शन, जो जहां से प्रोडक्शन हो रहा है और जो काम कर रहा है दोस्तों, यानी थैलेमिक न्यूक्लियाई को 5 ग्रुप के वहां पर क्लासिफाइड किया था दोस्तों। इसीलिए हम इसे बॉन्डॉक क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहला देखा था स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियाई, यानी उसका काम होता है कहीं से मैसेज लिया। भाई रिले क्या होता है, रिले क्या करता है, रिले के बगैर आप फ्रिज चला के बता दो मुझे, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियाई होता है दोस्तों, जो किसी भी प्रकार के सेंसेशन को रिले करने का काम करता है। तो डेफिनेटली उस रिले की क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। तो दूसरा होगा स्पेसिफिक मोटर न्यूक्लियाई, अर्थात वो सेंसेशन जो आया, जो इंटरप्रिटेशन लेकर आया, उसको इंटरप्रेट करना और उसका रिस्पॉन्स करना। तो दूसरा स्पेसिफिक मोटर न्यूक्लियाई होता है, जिसको रिस्पॉन्स करता है। तीसरा होता है एसोसिएशन और लेस स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, वो इनको एसोसिएट करने का काम करता है। हाँ ठीक है, चल ठीक है, हाँ चल तू भी ठीक है, हाँ चल तू ठीक है। एसोसिएशन और लेस स्पेसिफिक न्यूक्लियाई यानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो एसोसिएशन करने का काम करता है, साथ देने का काम करता है दोस्तों। चौथा होता है नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियाई नहीं होते, केवल उनका काम होता है आया उस चैनल को अडॉप्ट करो और आगे बढ़ाओ, बस इतना काम करना। चौथा होता है। और पांचवा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इनको हम बहुत अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है लिम्बिक सिस्टम न्यूक्लियाई। लिम्बिक सिस्टम न्यूक्लियाई दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको टिपिकली दोस्तों यहां पर फंक्शंस के रूप में समझना है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप थैलेमिक रेडिएशन की बात करते हो, तो जो नर्व फाइबर यहां पर जो जनरेट होते हैं दोस्तों, ये नर्व फाइबर का कलेक्शन होता है, जो थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्शन करने का काम करता है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, उसको ये थैलेमस के फाइबर कनेक्शन करने का काम करते हैं दोस्तों। और ये दोनों ट्रैक यहां पर रहेंगे। कौन कौन से दो ट्रैक रहेंगे दोस्तों? एक वो जो थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक होगा दोस्तों, ठीक है, थैलेमो कॉर्टिको, ठीक है,
थैलेमो मतलब थैलेमस से कॉर्टेक्स के लेवल पर जाएगा तो थैलेमो कार्टिकल ट्रैक, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, कार्टिको थैलेमल ट्रैक। ठीक है, ये दोनों ट्रैक को यहाँ पर फॉर्म करेगा, और यही दोनों ट्रैक दोस्तों लगातार हमारे ब्रेन के लेवल पर थैलेमस के जितने फंक्शंस होते हैं सारे फंक्शन को जनरेट करते रहते हैं दोस्तों। और यही कारण है यहाँ पर जैसे हमने वहां पर सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर पुडिंकल की बात करी थी दोस्तों, वही लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये सभी फाइबर जो थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में होते हैं दोस्तों, थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोनों के बीच में होते हैं दोस्तों, ये इंटरनल कैप्सूल के बीच में से पास होता है। इंटरनल कैप्सूल भी एक लीजेंड स्ट्रक्चर होता है जो इसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों कैप्सूल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उस इंटरनल कैप्सूल के बीच में से पास होता है दोस्तों, जिसको हम थैलेमिक पुडंकल के नाम से जानते हैं। और जब पुडंकल की बात आएगी दोस्तों तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पुडंकल का लेमेक, यानी थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर को 4 ग्रुप्स में जब डिवाइड करोगे तो वहां पर थैलेमिक पुडंकल या थैलेमिक स्टॉक्स के रूप में आप जानोगे दोस्तों। और यही कारण है जब आप टिपिकली थैलेमस के फंक्शन को जानने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होगी। ठीक है, तो जब थैलेमस का आप पर्टिकुलर पार्ट आपने समझ लिया दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वो सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी जो आप समझने के लिए कोशिश करते हो थैलेमस के लेवल पर दोस्तों। इसके जो फंक्शन होता है वो कल देखेंगे हम दोस्तों। सर फैटी लिवर पतले जो रहते हैं वो भी उनको भी हुआ रहता है सर? बिल्कुल होता है मैडम, क्या वो खाना नहीं खाते? वो भी तो खाना खाते हैं ना। लीवर का फंक्शन गड़बड़ होगा कि तुरंत हो जाएगा। तो S5 ग्लोब्यूल्स उनको भी दे सकते हैं सर? C5 सर ये C5 का ग्लोब्यूल्स वो जो पतले रहते हैं ना फैटी लिवर, वो उनको भी दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो आप। सबसे बेस्ट है आप S5 F1 C10, ठीक है, WE B5 इसको दीजिए आप, सबसे बेस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और दूसरा S2 F1Y को 10 ml ईच, टोटल 30 ml बना के रख लीजिए, ये मैक्सिमम 15 पेशेंट के लगभग जाएगा। ठीक है, 15 पेशेंट। हाँ, आपके पास खर्चा देखोगे आप 60 रुपए का है, आप कितने कमाना चाहते हो? ठीक है, मेरा प्राइस है, मैं 1000 रुपए लेता हूँ। ठीक है, आप 1 लीटर DW में 2 ml निकाल के आप बना दीजिए। ठीक है, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, 2 टाइम दीजिए। ये आपका सबसे बड़ा प्रोटोकॉल जनरेट होने वाला है। मैं तो रिजल्ट ले चुका हूं, अब आपकी बारी है, आप मुझे प्रूव करके बताइएगा। सारे लोग, कितने लोग सेटिस्फाई है इससे? मैं सर बिल्कुल सर 100% ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात जी सर ये हॉट कंप्रेस जो बता रहे हैं जी, A2 C5 F2 WE का S5 A2 S5 C5 F2 WE D4 ओ A2 नहीं है सर ना? हाँ, A2 S5 C5 F2 WE D4। हाँ ठीक है सर, है ना। दूसरी बात, अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो दुबले पतले हैं उनको मत देना, दुबले पतले उनको नहीं देना, लेकिन अगर आप C4 का D6 और L1 का D6, ठीक है, ये MMP ग्लोबुल्स बना लेते हैं हम, और इस MMP ग्लोबुल्स को 1 गिलास पानी में 2 ग्लोबुल्स, ठीक है, अलग अलग जी, C4 और L1 D6 में MMP ग्लोबुल्स बनाना है, और उस MMP ग्लोबुल्स को 2 ग्लोबुल्स को 1 गिलास पानी में डिजोल्व करो, C4 की और दूसरे में L1 की। ठीक है, और हर घंटे पर 1 दीजिए आप, दोनों में से। हाँ, अलग अलग देना है, 10-10 मिनट के अंतर पे। ठीक है, 1-1 चम्मच जी सर, और हार्ली देना है, 1-1 घंटे के अंतर पर देना। बहुत मैजिकल रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे। मैंने मैक्सिमम 200 प्लस लोगों का प्रोटोकॉल जनरेट किया है, और 200 प्लस में से 162 पेशेंट को विद इन 1 मंथ रिजल्ट आया। कुछ लोगों में हैवी कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया होता है, या बहुत सारे पेशेंट में ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर उनकी ओबेसिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 इंच के जिस्माने नहीं कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, 162 केसेस है, इमीडिएट 1 महीने में रिजल्ट आया, लेकिन 179 पेशेंट को 2nd मंथ में रिजल्ट आ चुका है।
यानी मेरा जो रिजल्ट है 90 प्लस में जा रहा है, 90 प्लस में, तो बहुत खुशी की बात है मुझे। मैक्सिमम जैसे जैसे प्रोटोकॉल के रिजल्ट आएंगे मैं आपको फीडबैक दूंगा। तो ये पतले लोगों को नहीं देना है सर? हाँ, पतले लोगों को C4L1 नहीं देना। ये तो आपने ओबेसिटी में बताया था ना सर? बिल्कुल बिल्कुल शशिकांत सर, यही चीज हमको ओबेसिटी में बताया था जी। हमको हीट जनरेट करना, ठीक है सर इसके साथ ही S2F1 वही देना सर? हाँ सब कुछ साथ देना। सर ये तो जो C4 और L1 आपने T6 MMP पिल्स बताई सर, ये 200 में कोई चीज है सर? सर 200 डाल्यूशन में अगर दोगे उसका रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा आपको, लेकिन C4L1 के लेवल पर दोगे तो ये बॉडी में फीड मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। वही काम हम लोग इधर भी कर रहे हैं, S2F1Y से भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन C4L1 बॉडी में हीट जनरेट करेगा। वो जब हीट संजय सर, जी सर मैं सुन रहा हूँ, फेट जहां पर जमा हुआ है ना वहां से निकल कर ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, बस इतना तो करना है हमको, बाकी का वाई का है। इसमें मैं यही कह रहा था सर कि हम 200 में देते हैं C4 और L1, तो वही चीज है सर ये सेम? नहीं, बहुत चेंज आएगा सर इसमें, दोनों में बहुत चेंज आएगा सर। ये D6 है, 200 वो 200 मतलब जनरल पूरी बॉडी के लेवल पर, और C4L1 D6 में वही काम करेगा जहाँ फेट जमा है। ओके, वेरी गुड सर, ठीक है ना, ये चीज में जी। जब MMP ग्लोबल सम बनाते वो D4 से बनाते, तो ये आपने D6 कहा इसमें? हाँ D6 तो बनाना है, D6 से बनाना है जी सर। C5MMP पिल्स कौन से डाइल्यूशन से बनाना सर? D4 से बनाना है सर। ये हाइपोथायराइड के लिए, स्मेल के लिए आपने बताया सर? C3RE को स्टिमुलेट कराइए आप, C3RE को स्मेल कराइए आप हाइपो में, और हाइपर में C3Y। हाँ नहीं हाँ ये तो नोट कर लिया सर। हाइपोथायराइड में आपने बताया S2C3L2RE, ये सर इंटरनल देना है, और C3RE ओरल है, वो तो ओरल है। ये D4 में सर? हाँ D4 में। और हाइपर में केवल स्मेल का बताया। हाँ सर, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही हितेश सर, बोलिए। Sir, if a obese person is diabetic, then we can give him or her MMP? जी सर। अगर कोई डायबिटिक है सर तो उनको हम MMP दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते सर, व्हाई नॉट? सर एक छोटा सा फीडबैक था सर। और खाना खाने के बाद S10 की MMP सर? S10 देते हैं ना डायबिटीज में? S1 और S10 दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक डायबिटिक का था सर। हाँ बोलिए गौरव सर। सर एक ना मैंने आंकड़े के पत्ते होते हैं ना सर, आग पकदार करके, सोडोम एप्पल करके है प्लांट जी जी सर, उसके लिए मैंने ना एक नाइल ऑयल के अंदर L1 नारी F2 A2 C5 का ना एक डिटॉक्सिफाई पैड बनाया सर मैंने जी। तो सर उसको मैंने तलवे पे लगवाना शुरू कराया। जब से शुरू कराया सर, आप समझो रिजल्ट डबल से भी ज्यादा होने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर, आपने डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन कर दिया। आप देखोगे पूरे तलवे में ब्रेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो एक्यूप्रेशर जी, एक्यूप्रेशर वाले जो करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल, आपने वो पॉइंट दबा लिया है, बहुत अच्छा है। 7 से 8 दिन में सर काफी अच्छा रिजल्ट आया सर इसका। बिल्कुल मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा सर वो। सर मैंने आज आपको एक लैक्रिमल ग्लैंड और नासोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक होगी वो भेजा था सर, उसमें कुछ मैंने प्रोटोकॉल बनाया था सर जी, थोड़ा उसमें आपका सजेशन चाहिए था सर। ठीक है मैडम, मैं अभी देख लूंगा, देख कर डाल दूंगा आपको, ठीक है। डाला था सर मैंने, पर्सनल पे डाला था। ठीक है ना, मैं देख के डाल दूंगा आपको। सर इनको कितने बार कराना पड़ेगा सर दिन में? C13RE बता दीजिए ना सर उनको। जी विनोद सर, C13RE का जो सूंघने वाला बताया है सर, उससे सारे स्टिमुलेट हो जाएंगे सर, नेजल भी खुल जाएगा पैसे हाँ, से जो। वो तो है, पर मैं देख लूं फिर बताऊं सर, बगैर देखे मेरी आदत नहीं है ना, अगर मैं गलत कह दूं। जी सर इसमें C13RE अपन स्मेल करने को दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो मैडम, 100%। आपको मैं ये कहूंगा S10RE देके देखो आप, सॉरी S12RE देके देखो आप। S12RE बिल्कुल आंखों के लेवल पे पहुंचाना है ना हमको। हाँ सर, हाँ सर। ब्लॉकेज है तो S12RE आप देके देखो, अच्छा है ना।
नाइसोलेक्रिमल ड्रग भी ब्लॉक है जी करके मैं C13 का सोचा था। हाँ, तो C13RE तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। बाकी मैं आपको सजेशन दूंगा S12 C13RE तीनों को मिक्स कर लो आप, ठीक है, क्योंकि हमको नोज में भी पहुंचाना, आईज में भी पहुंचाना। अगर हाँ, आप सर। नोज में पहुंचाओगे तो नोज तो C13RE से स्टिमुलेट कर दोगे, लेकिन बराबर। वहां पर लैक्रामल ग्लैंड को कैसे खोलोगे आप, ठीक है ना, हाँ, अश्रु हाँ। ग्रंथि जो है। तो आप S12 C13RE तीनों को इक्वली मिक्स कर लो और हाँ, वहां पर आप स्मेल कर दे दो आप उसको। 3 हाँ, सर। ml RS से D4 ले लो आप। हाँ सर। जी 5 ml में 5 ml 5 ड्रॉप डल जाएंगी सर तीनों की। बिल्कुल बिल्कुल डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।